माइक चेक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। हम बाल विकास से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ रहे थे और जो पहला वीडियो है उसमें हमने 23 क्वेश्चन देख लिया है। ये इसका दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जीके है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, छत्तीसगढ़ टीईटी एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को या इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले, अधिगम सोपानिकी के अनुसार उत्तरोत्तर अधिगम प्रक्रिया में उच्चतर स्तर का अधिगम है। तो देखिए, समस्या समाधान अधिगम जो है उच्चतर स्तर का अधिगम है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर आपने कॉपी पेन रखा है अपने पास तो नोट कीजिए, अगर नहीं रखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। तो देखिए, आपको इसे याद रखना है, रॉबर्ट गैने। तो गैने है ना यहाँ पर, तो याद रखिए ज्ञानात्मक, ज्ञान गैने, इसे आप याद रख सकते हैं। इसे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए 26वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुबंध सिद्धांत में पुनर्बलक प्राणी द्वारा की गई प्रतिक्रिया के तुरंत पश्चात दिया जाता है? तो देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की गंदी आदत को छुड़ाना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का अनुप्रयोग करना श्रेयस्कर होगा? एक बच्चे की गंदी आदत को छुड़ाने के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत अच्छा रहेगा? तो पावलाव का सिद्धांत, पावलाव का सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम के संदर्भ में पुनर्बनल अभिप्राय है। आपको बताना है अधिगम के संदर्भ में पुनर्बनल अभिप्राय है। देखिए, ऑप्शन आप चारों जरूर पढ़िएगा एक बार, उसके बाद आप खुद से आंसर लगाइएगा। तो देखिए, अधिगम के संदर्भ में पुनर्बनल अभिप्राय क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, उद्दीपक अनुक्रिया के साथ अनुबंध को अधिक सशक्त बनाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 29वां नंबर प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम का प्रत्यय निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, 29 का ए राइट आंसर रहेगा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के संदर्भ में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों को क्रमिक रूप से संजोकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है? प्रश्न देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, रॉबर्ट गैने, रॉबर्ट गैने। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, शाब्दिक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से पूर्व आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा सबसे पहले संकेत अधिगम, उसके बाद आएगा उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम, उसके बाद श्रृंखला अधिगम। संकेत अधिगम फर्स्ट रहेगा, उसके बाद उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम, व थर्ड में श्रृंखला अधिगम। ये जो है सीरीज रहेगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा शाब्दिक अधिगम के लिए। एक बच्चे को एक वस्तु दिखाकर गुड़िया कहा जाता है। अगली बार बच्चा उस वस्तु को देखते ही गुड़िया कहता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक साहचर्य अधिगम का ये जो है नियम है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। पियाजे ने अपने अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम के 4 स्तर स्पष्ट किए हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का तीसरा स्तर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आप जरूर कमेंट कीजिए कि पियाजे ने 4 जो अवस्था बताई है वो कौन कौन सी अवस्था है, और उसे क्रम में बताइएगा। आप जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिए, जो तीसरा है वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 33 का रहेगा राइट आंसर ए। अधिगम की किस अवस्था पर चिंतन अमूर्त की अपेक्षा स्थूल होती है? अधिगम की किस अवस्था पर चिंतन अमूर्त की अपेक्षा, चिंतन जो है अमूर्त की अपेक्षा स्थूल होती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने 4 स्तर पढ़ा होगा जीन पियाजे का अधिगम से संबंधित, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें अमूर्त चिंतन एक खुद से एक जो है टॉपिक है।
तो उसमें ये तीनों नहीं रहेगा, ए बी सी ये नहीं रहेगा। चिंतन अमूर्त की अपेक्षा स्थूल होता है, किस अवस्था पर? अधिगम की किस अवस्था पर चिंतन अमूर्त की अपेक्षा स्थूल होता है? तो इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट कीजिए कि कौन सी अवस्था पर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को कविता याद कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत श्रेयस्कर होगा? बच्चों को कविता याद कराने हेतु, तो देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोहलर कोफ्का सिद्धांत। कोहलर कोफ्का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 36 नंबर, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम उन व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी है जिनको, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम उन व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी है जिनको, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्प जानकारी होती है। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम उन व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी है जिनको अल्प जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, बहुचयन पदों के संदर्भ में दिए गए कई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन किया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिए। बहुचयन पदों के संदर्भ में दिए गए कई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन किया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदीय अधिगम। विभेदीय अधिगम। क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि पीडीएफ जो है वो ख़राब बना है, इसलिए देख लीजिएगा। समझ में आ जा रहा है, उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस स्कीमा पद का प्रयोग किया है? स्कीमा पद का प्रयोग किया है, तो देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चिंपैंजी पर कई प्रयोग कर अधिगम सिद्धांत विकसित किया है, तो देखिए कोहलर ने। 39 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने समस्या समाधान अधिगम का विचार रखा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गैने। समस्या संबंधित और ज्ञानात्मक का भी जो है रॉबर्ट गैने ने दिया है, समस्या समाधान अधिगम भी रॉबर्ट गैने ने। निम्नलिखित में से किसे सीखे गए व्यवहार के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता? तो देखिए पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना, इस व्यवहार को जो है सीखे गए व्यवहार के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता, जबकि शब्द ज्ञान अर्जन, कविता याद करना, टाइपराइटर पर कार्य करना, इसे शामिल किया जा सकता है। 42 नंबर प्रश्न है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो देखिए अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है, इसका जो है अधिगम के विभिन्न सिद्धांत जो है व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांतवादी सृजनवाद से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? कौन सा अधिगम सिद्धांतवादी सृजनवाद से प्रमुख रूप से जुड़ा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है संयोजनवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन तथ्यों की सार्थकता को समझने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक और उद्दीपन, मतलब ए और बी दोनों, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत उन व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी है, किनके लिए है? तो देखिए जिनको अल्प जानकारी होती है उनके लिए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, तो 46 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, पुनर्बनन रहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है पुनर्बनन रहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन के उपरांत अस्वाभाविक उद्दीपक बन जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुबंधित उद्दीपक। उपयोग तथा अनुपयोग उपनियम है। देखिए जो उपयोग तथा अनुपयोग उपनियम है वो है अभ्यास का नियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभ्यास का नियम जो है उपयोग तथा अनुपयोग का उपनियम है। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या में जीवन क्षेत्र का प्रयोग किया है? जीवन क्षेत्र का प्रयोग किस व्याख्या मतलब सिद्धांतवादी ने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लेविन ने। जीवन क्षेत्र का प्रयोग किया है लेविन ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो का लास्ट जो प्रश्न है वो है, पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञान अर्जन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतःक्रियाओं के कारण। जो बालक है उसमें ज्ञान अर्जन कब होता है? तो वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतःक्रियाओं के कारण जो है बालक में ज्ञान अर्जन होता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।